हम लोग यदि बात करें टॉपिक नंबर 2.1 जिसमें पूछा मतलब टॉपिक है कृषि प्रौद्योगिकी। इसमें हम लोगों को वास्तव में जानना है कि हड़प्पावासी जो थे वो किस प्रकार के कृषि प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे। ठीक है, प्रौद्योगिकी का मतलब एक तरीके से तरीका, ठीक है, या तो फिर आप लोग बोल सकते हो कि कुछ चीज़ जिसका इस्तेमाल वे लोग कृषि के लिए किया करते थे। यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों को जो जो अनाज के दाने मिला है, ठीक है, उस अनाज के दानों के आधार पर हम लोग को ये संकेत मिलता है कि वास्तव में हड़प्पा सभ्यता के समय जो है किस किस प्रकार के कृषि का उपयोग किया जाता था। परंतु आज हम लोगों को सटीक इसके बारे में जानकारी है नहीं कि वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि क्या जुते हुए खेतों के बीज का छिड़काव किया जाता था। मतलब वे लोग जो खेती करते थे, तो जैसे कि आज आप लोग देखे हो कि क्या किया जाता है कि छिड़काव किया जाता है बीजों का, तो क्या उस टाइम भी बीजों का छिड़काव किया जाता था। क्या है कि मुहरा पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियाँ यह इंगित करती है कि वृषभ के विषय में जानकारी थी, और इस आधार पर पुरातत्वविद ये मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। देखिए, जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान जो है कुछ विशेष प्रकार के जो है वृषभ मिले। वृषभ मतलब होता है बैल, ठीक है, सांड टाइप का बैल, ठीक है, जिसको जब मिला है ये सब, तो इसे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया कि उन लोगों को वृषभ के बारे में जानकारी थी। और जब वृषभ के बारे में जानकारी थी, इसका मतलब ये हुआ कि वे लोग हो सकता है कि जुताई के लिए भी उसका इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली, देखो बनावली जो है वो हरियाणा में स्थित है, ठीक है, कालीबंगन जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब आप लोगों को इसीलिए ये बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है ऐसा पूछा जाता है कि हरियाणा मतलब बनावली जो है वो कहाँ स्थित है, या तो फिर कालीबंगन जो है वो कहाँ स्थित है। ये सब हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के हल के प्रतिरूप मिले हैं। तो चोलिस्तान और बनावली ये दो जगह ऐसे हैं जहाँ से मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है। मिट्टी का हल का कहने का मतलब क्या, वे लोग मिट्टी का हल का इस्तेमाल किया करते थे? नहीं। अब बच्चों के खिलौना के लिए आप लोग को मान लेते हैं कि कोई मिट्टी का यदि आपको गाड़ी बना करके देता है, ठीक है, अब मिट्टी का गाड़ी जब बना करके देता है तो इसका मतलब सिंपल हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि हम लोगों को जब मिट्टी का गाड़ी का यदि अनुमान है कि वास्तव में मिट्टी के गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है, तो इसका मतलब ओरिजिनल भी होता होगा या बड़ा वाला भी। तो उन लोगों को जब मिट्टी के हल का साक्ष्य मिला है तो इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि हो सकता है इसका मतलब कि उस टाइम तब हल का भी उपयोग किया जाता होगा। ठीक है, आज जैसे जुताई के लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, उस टाइम किसका उपयोग किया जाता था? हल का उपयोग किया जाता था। ठीक है, आगे कह रहा है हम लोगों को यहाँ पर कि इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन नामक स्थान पर जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। और इसमें कह रहा है कि कालीबंगन नामक जो स्थान है वहाँ पर जूते हुए खेत का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, आप लोगों को एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा के किस स्थल में जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो कालीबंगन से मिला है, और कालीबंगन कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे यदि बात करें तो इसमें कह रहा है कि इस खेत में हल रेखाओं को दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। देखिए, हड़प्पा में जो जो मतलब मिला है खेत का साक्ष्य, वो कुछ इस प्रकार की थी कि पहला वाला जो है कुछ इस प्रकार से जुताई किया गया था, मतलब इस प्रकार से सीधा सीधा, और दूसरा जो है इस प्रकार से जुता गया था, मतलब एक ही खेत को जो है दो तरीकों से जुता गया था। तो इससे इतिहासकारों ने यह अनुमान लगाया कि जब दो तरीके से जुताई किया गया था, इसका मतलब हो सकता है कि वे लोग एक ही साथ दो प्रकार के फसलों को उगाते थे। ठीक है, अब वास्तव में ऐसा होता था या नहीं होता था, इसके बारे में हम लोगों को सटीक जानकारी है नहीं। हाँ, लेकिन पुरातत्वविदों के द्वारा जो कहा गया उसके हिसाब से हम लोग मानते हैं कि वास्तव में ऐसा ही होता होगा। ठीक है,
समझ में आ रही है ना सभी को? ठीक है। कह रहा है कि पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थे के बिठाए गए पत्थरों के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? देखिए, जो वहाँ पर औजार वगैरह मिला है, उस औजार के आधार पर पुरातत्वविद ये पहचानने का प्रयास किए हैं कि वास्तव में उस समय जो है किस प्रकार के औजारों का उपयोग किया जाता था हल के रूप में। ठीक है, क्या वे लोग मिट्टी के हल का ही लकड़ी के हल का उपयोग करते थे या फिर उसमें धातु का हल का उपयोग करते थे? इसके बारे में सटीक जानकारी है नहीं। हाँ, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो हल होता है, तो हल का जो नीचे वाला पार्ट होता है जिसको हम लोग फाल कहते हैं, वो फाल जो है धातु का हुआ करता था, बाकी पूरा का पूरा हल जो है वो लकड़ी का हुआ करता था। ठीक है, हम लोगों को बताया जा रहा है कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्ध शुष्क क्षेत्र में स्थित है जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। कह रहा है कि हड़प्पा जो है अधिकांश जगह पर जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र पर स्थित है। अर्ध शुष्क का मतलब होता है कि वैसा क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पानी है ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा है सर आप शुष्क बोले एक जगह और एक जगह आप गीला क्यों नहीं बोले सर? तो गीला नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि गीला जगह पर रहना असंभव है, इसीलिए। खैर, तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र था तो वहाँ पर सिंचाई का भी व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि बिना सिंचाई के वैसे क्षेत्र पर फसल को उगाना भी असंभव था। इसीलिए आगे कह रहा है कि अफगानिस्तान में सोतुरघाई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं। देखिए, तो यदि हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान का एक जगह है जिसका नाम है सोतुरघाई। ठीक है, उस स्थान पर जो है सिंचाई के कुछ साक्ष्य मिले हैं जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, उस टाइम सिंचाई के लिए जो है इस जगह का उपयोग किया जाता था। लेकिन यदि हम लोग पंजाब और सिंध इन दोनों जगह को यदि देखें तो उन दोनों जगह पर जो है सिंचाई का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें पहले ही गाद में भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुआं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। देखिए, इतिहासकार ये अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है सिंध में या पंजाब में ये सब भी जो जगह थे, इन सभी जगहों में जो भी सिंचाई का चीज़ था वो पहले ही गाद में भर गया होगा। गाद मतलब क्या होता है? जिसमें रेत, मिट्टी वगैरह ये सभी होता है। ठीक है, उन सभी के कारण वो भर गया होगा। ठीक है, और या फिर हो सकता है कि उस जगह पर सिंचाई के लिए जो है कुओं का इस्तेमाल किया जाता था। इसके अतिरिक्त धोलावीरा में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। और धोलावीरा नामक एक स्थान है, धोलावीरा जो कि गुजरात में स्थित है। तो धोलावीरा नामक जो स्थान है उस जगह पर जलाशय का प्रयोग कृषि के लिए जल संचय हेतु किया जाता था। तो धोलावीरा में जो जलाशय पाया गया है, जलाशय मतलब जहाँ पर जल एकत्रित रहता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस जलाशय का उपयोग जो है वे लोग वहाँ पर सिंचाई के लिए करते होंगे। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों का एक टॉपिक है, ठीक है, मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर। ये वाला जो मोहनजोदड़ो एक नियोजित शहर जो कि टॉपिक नंबर 3 है, इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। यदि हम लोग हड़प्पा सभ्यता का देखें तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठी पहलू जो था, मतलब एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो था उसका सबसे बड़ा कारण है जिसके बारे में हम लोग उसको पढ़ते हैं या उनके बारे में जानते हैं, वो था एक शहरी केंद्र। मतलब हड़प्पा जो था एक शहरी केंद्र था उस टाइम। ठीक है, मतलब एक शहर का एरिया था, ऐसा नहीं था कि गांव था। ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग यदि अलग अलग कंपटीशन वाला किताब सब देखेंगे तो हम लोगों को देखने को ये मिलेगा कि कुछ कुछ जगह जो था हड़प्पा का वही सिर्फ शहरी था, बाकी गांव वाला था। ठीक है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में वैसा कुछ दिया नहीं है। हमारे एनसीईआरटी पुस्तक में हम लोगों को सिंपल बता रहा है कि वो एक क्या था, शहरी केंद्र था। ठीक है, इसमें कह रहा है कि आइए ऐसे ही एक केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। तो ऐसे ही आप लोगों को मोहनजोदड़ो के बारे में बता रहा है, जिसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, सूक्ष्मता से देखना है। ठीक है ना, कह रहा है
कि हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे सुप्रसिद्ध पुरास्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हम लोग जितना भी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे प्रसिद्ध स्थान जो था, ठीक है, वो था मोहनजोदड़ो। लेकिन सबसे पहले यदि खोजा गया शहर के बारे में पूछा जाए तो सबसे पहले खोजा गया जो शहर था वो था हड़प्पा। ठीक है, क्या है कि बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया और दूसरा कहीं बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। जैसे आप लोग देखोगे ऐसे आप लोगों को मैप एक मिलेगा, किताब है तो आप लोग किताब में निकाल सकते हो। देखोगे एक छोटा वाला एरिया है, ठीक है, हम लोगों को ऐसे मैप बना करके दिखाया गया, परंतु वास्तव में मैप को ऐसा होना था, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे जो है नदी बहती थी। ठीक है, अभी हम लोग देखो, हम लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देता है कि हड़प्पा सभ्यता जो थी या हड़प्पा जो थी वो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। जब आपको हड़प्पा के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है, जब आपको हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा जाएगा तो वो अलग नदी हो जाएगा। जब आपको सिर्फ हड़प्पा के बारे में पूछा जाएगा तो अलग। जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो उस सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो हो या तो फिर आप लोगों का बनावली हो या तो फिर धोलावीरा हो या हड़प्पा हो, ये सभी जगह जो है उसके अंदर में आ जाता है। लेकिन जब हम किसी एक जगह का बात करते हैं तो वो वास्तव में किसी एक अलग अलग नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर नदी के किनारे ही सभ्यता को क्यों बसाया जाता था। तो नदी के किनारे सभ्यता को बसाए जाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि उस टाइम जो भी सभ्यता हुआ करती थी वो ज़्यादातर अपने कृषि पर ही निर्भर थी और कृषि के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता था पानी, और जिसके लिए वो लोग नदियों का जल का इस्तेमाल किया करते थे। और इसी के कारण जो है उस टाइम जो लोग थे वो नदी के किनारे ही बसना पसंद करते थे, पहला। दूसरा कारण, आज जैसे आप लोगों को पता है कि बहुत ज़्यादा सड़कें वगैरह बनाई जा रही है, उस टाइम उतना ज़्यादा सड़कें वगैरह थी नहीं कि लोग आवाजाही कर सके, इसलिए वो लोग ज़्यादातर नदियों का इस्तेमाल किया करते थे कि नदी के माध्यम से ही वो आना जाना कर सकते थे। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 11th में मेसोपोटामिया नाम के एक स्थान के बारे में पढ़ा था, जिसमें मेसोपोटामिया के उस लेख में एक लेख मिला था, उसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था मेलुहा, जिसका मतलब होता नाविकों का देश। नाविकों का मतलब नाव चलाने वाले लोगों का देश। तो वे लोग इस शब्द का इस्तेमाल करके हड़प्पा वासी के लिए ही उपयोग करते थे। हड़प्पा वासी के लिए वे लोग मेलुहा शब्द का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि हड़प्पा के ज़्यादातर लोग जो है वो नाव का इस्तेमाल करते थे, मतलब नदियों का इस्तेमाल करते थे, और इसी के कारण वो लोग अपना सभ्यता को कहाँ बसाना पसंद करते थे, नदियों के किनारे। ठीक है, तो उसी प्रकार आप लोगों को प्रश्न बहुत आता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा था या तो फिर मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। इन सभी के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, खैर, तो यहाँ पर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो शहर था, इसमें जो छोटा वाला शहर था वो ऊंचाई पर बना था। ठीक है, और बाकी जो बड़ा वाला शहर है उसको नीचे बनाया गया था। मतलब ये मोहनजोदड़ो का ही हिस्सा है, लेकिन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक ऊंचा और एक नीचा में। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ऊंचाई पर बना हुआ था वो शहर छोटा था, जबकि जो नीचे बना हुआ था वो शहर क्या था, बड़ा था। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल। इसी के साथ साथ हम लोगों को बताया जा रहा है पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। देखिए, अब पुरातत्वविद जिन्होंने इसका खोज किया उन्होंने इसका नाम दिया दुर्ग, मतलब जो ऊंचाई पर बना हुआ था उसका नाम दिया दुर्ग, और जो नीचे बना हुआ था उसका नाम दिया गया निचला शहर। ठीक है, आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण ये था कि जहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरा पर बनी थी। देखिए, दुर्ग जो है वो ऊंचाई पर बना हुआ था, और ऊंचाई पर बना होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उसको जो कच्ची मिट्टी के ईंट थे, ठीक है, उसका चबूतरा बनाया गया था पहले, और उस चबूतरे के ऊपर क्या किया गया था, उसको बनाया गया था। ठीक है, देखिए, ऊपर बना करके फायदा हो सकता है कि उस समय लोग ये सोचते होंगे कि जो ऊपर बसा हुआ जगह है वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा
मतलब प्रभावशाली हो, या तो फिर हो सकता है ज़्यादा ज़रूरी लोग हो सकता है कि वहाँ पर ब्राह्मण लोग होते होंगे, या फिर हो सकता है ऐसा कि वहाँ पर राजा भी रहते होंगे, जिसके कारण उसको बचाने के लिए ऊपर बसाया गया था। अब किससे बचाने के लिए? तो देखिए, जब नदी के किनारे कोई भी शहर बसता है, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या जो उत्पन्न होती है वो होती है उस जगह में बाढ़ आने की, ठीक है। तो बाढ़ से हो सकता है बचाने के लिए, या हो सकता है कि कोई दूसरा आक्रमणकारी भी हो, तो उस आक्रमणकारियों से भी बचाने के लिए वैसा किया गया होगा, ठीक है। अभी हम लोगों के पास इसके बारे में कोई भी सटीक जानकारी है नहीं कि हम लोग वास्तव में कह दे कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा या ऐसा ही होता था, ठीक है। जैसे जैसे खोज होता रहेगा वैसे वैसे हम लोगों को पता चलेगी कि वास्तव में ऐसा क्यों होता था, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि चबूतरा पर बनी थी, उसके बाद कह रहा है कि दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचला शहर से अलग किया गया था। अब ये भी बताया जा रहा है कि उसको जब ऊंचाई पर, मान लेते इस तरह ऊंचाई पर जब बनाया गया था, उसके बाद ये शहर जो है उस शहर को चारों तरफ से दीवार से भी घेर दिया था। अब दीवार से घेर दिया था, इसका मतलब हम लोग ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है कि निचला शहर से जो दुर्ग है उसको अलग करने के लिए ऐसा घेरा गया होगा, ठीक है। अब हम लोगों को कह रहा है कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। कह रहा है कि निचला शहर भी दीवारों से घेरा गया था, और इसके अतिरिक्त कुछ कुछ ऐसे भी भवन थे जिसको ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था, ठीक है। कह रहा है कि अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन एक घन या मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रमिक की आवश्यकता पड़ती होगी। देखिए, वहाँ पर ये अनुमान लगाया गया है कि एक एक व्यक्ति, एक एक श्रमिक जो है 1 घन मीटर का भी यदि मिट्टी ढोता होगा, तो देखिए सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया वहाँ पर कि इतना सारा मिट्टी को लाने के लिए जो है लगभग उस टाइम के हिसाब से 40 लाख श्रमिकों का आवश्यकता पड़ा होगा, ठीक है। और उस टाइम तब श्रमिकों की संख्या कैसी थी, या उतने सारे मिट्टी को लाने के लिए वो लोग किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया करते थे, ये सभी का सभी जो अभी तक रहस्य बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चला है कि वास्तव में ये लोग किस प्रकार के उपयोग करते थे, और जब पता ही नहीं चला है तो ये सभी अभी तक रहस्य बना हुआ है कि उस टाइम 40 लाख श्रमिक लगे हुए थे, या वास्तव में उसको बनाने में श्रमिक कम थी, तो हो सकता है कि समय बहुत ज़्यादा लगा होगा, ऐसा भी हो सकता है। अब वास्तविकता उसकी क्या है इसके बारे में अभी तक कुछ भी जानकारी नहीं है। कह रहा है हम लोगों को कि निचला शहर भी दीवारों से, यहाँ तक बताए। उसके बाद फिर हम लोगों को बताया जा रहा है कि अब कुछ और देखिए। कह रहा है कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। कह रहा है कि शहर को बनाने के लिए एक बार जब चबूतरा बन करके तैयार हो गया, तो चबूतरा को बनाने के बाद यथावत, मतलब पहले से प्लानिंग किया हुआ जो जगह था, उस जगह पर जो है भवनों को या तो फिर जो जो चीज़ बनाना था उन सभी चीज़ों को वहाँ पर बनाया गया था, ठीक है। आगे हम लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया गया था और फिर उसके अनुसार कार्यान्वित किया गया था। देखो, और इसीलिए इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि पहले क्या किया गया था, चबूतरा को बना लिया था, और चबूतरा बनाने के बाद प्लानिंग किया गया कि हमको कहाँ पर क्या बनाना है और कहाँ पर क्या नहीं बनाना है, और उसके बाद फिर जाकर के भवन निर्माण और बाकी काम किया गया था, ठीक है। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है यहाँ पर कि नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंटें शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा मिट्टी में पकाकर बनाया गया हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहाँ लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई की क्रमशः 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग की जाती थी। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि ईंटों को चाहे भट्टी में पका करके बनाया गया हो या फिर धूप में सुखा करके बनाया गया हो या पकाया गया हो। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने भी मिट्टी के मतलब जो ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, उन सभी ईंटों का आकार बराबर था।
ठीक है। इसमें हम लोगों को ये भी बताया जा रहा है कि यदि हम लोग बात करें तो लंबाई जो है वो चौड़ाई की 4 गुनी होती थी और ऊंचाई जो होती थी वो चौड़ाई की 2 गुनी होती थी। इस आधार पर जो है वो बनाया गया था। ठीक है। आगे यदि हम लोग टॉपिक पर बात करें 3.1 जिसमें हम लोगों का है नालों का निर्माण, कि वहाँ पर नालों का निर्माण किस प्रकार किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों का 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में या मोहनजोदड़ो में जो नाली का उपयोग किया जाता था वो वास्तव में किस प्रकार का था। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों का नाली निर्माण से संबंधित बताया जा रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनोगे। इसमें बताया जा रहा है कि हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा सभ्यता का यदि बात करें तो उसमें एक सबसे अनूठी या विशिष्टता से ध्यानपूर्वक जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बनाया गया था वो था वहाँ का नाली का निर्माण। अब आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि सर नाली में ऐसा क्या था। ठीक है, क्या नाली में मगरमच्छ मिलता था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिलता था। ठीक है ना, उसका निर्माण ही कुछ इस प्रकार से किया गया था कि आज के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि आज से लगभग इतना साल पूरा पहले किस प्रकार से लोगों ने ऐसा नालियों का निर्माण कर दिया था। देखिए इसमें हम लोगों को बताया जा रहा है, यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप ये जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति से बनाया गया था और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। यदि आप देखोगे यहाँ पर, ठीक है, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर भी आप लोगों को बिल्कुल सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। तो जो सीधा सीधा सब दिखाई दे रहा है वो या तो नाली थी या फिर सड़क था। मतलब एक तरीके से एक अलग प्रकार की पद्धति से इसको बनाया गया था और जिसमें हर एक नाली जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग बोल सकते हो कि यदि एक नाली इधर से इधर गया था तो दूसरा नाली, जैसे हम लोगों के यहाँ पर क्या होता है कि सांप जैसा नाली दौड़ता है, इस प्रकार से होता है ना अभी। लेकिन यदि हम लोग पहले का बात करें तो ऐसा सांप जैसा नाली नहीं दौड़ता था। तो क्या होता था, वो नाली जो बनाया गया था, एक नाली एकदम बिल्कुल ऐसे सीधा होती थी और इसको यदि दूसरा नाली के साथ जोड़ना होता था तो बिल्कुल इस प्रकार के सीधा। मतलब आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बन रहा है। मतलब जितने भी नाली को बनाया गया था लगभग सभी का सभी नाली जो था वो समकोण पर काटती थी एक दूसरे को। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है कि आज से लगभग उतना साल पहले किस प्रकार से जो है नालियों को बनाया गया होगा। आगे हम लोगों को बताया जा रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। कह रहा है कि इतिहासकार ये मानते हैं कि पहले क्या किया गया था कि नाली को बना लिया गया था। जैसे कि ये नाली बना लिया और नाली के अगल बगल जो है वो आवासों को, जैसे इधर घर जो है घर को बनाया गया था। आप लोग बोलोगे सर सीधे घर से निकलने के बाद नाली में नहीं घुस जाता था? नहीं, ऐसा नहीं होता था। अब नाली में नहीं घुसने के पीछे भी कारण था। नाली में नहीं घुसने के पीछे कारण यह था, जितने भी नाली थी ना वो सारा का सारा नाली जो था वो अंडरग्राउंड होता था। ठीक है, हमारे यहाँ पर तो नाली कुछ ऐसा नाली बनाया जाता है कि यदि जो नया नया साइकिल मोटरसाइकिल चलाने सीखता है तो सीधे सबसे पहले कहीं घुसे ना घुसे नालियों में जरूर घुसता था। यही ना होता है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा नहीं होता था क्योंकि ज़्यादातर नालियाँ जो थी वो अंडरग्राउंड होती थी और अंडरग्राउंड होने के कारण जो ऐसी होती नहीं थी। अब आप लोग बोलोगे सर उस टाइम साइकिल और मोटरसाइकिल भी तो नहीं था ना। हाँ, ये भी बात सही है, वो भी नहीं था उस टाइम। खैर आगे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर का जो भी मतलब घर जो था तो उस घर में जो गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार गली से सटा होना आवश्यक था। अब देखिए, आपका मान लेते हैं हड़प्पा सभ्यता में घर यदि होता तो आपका जो घर का जो गंदा पानी है उसको यदि आपको बाहर निकालना होता तो उस टाइम जो है ज़रूरी था कि घर का कम से कम कोई भी एक दीवार जो है वो किसके साथ सटा होना था, नालियों के साथ सटा होना जरूरी था, ताकि आपके घर का जो गंदा पानी है वो कहाँ पर चले जाए, सीधे नालियों में चली जाए। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।
कल फिर से हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे।